Hello everyone, my name is Pinky Kulshrist. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, जयपुर। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉर्क इक्वेशन और टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। इस टॉपिक में ये यूनिट 3S में पढ़ चुके हैं। हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर, स्लिप के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब आगे वाला टॉपिक है टॉर्क इक्वेशन एंड टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो आप कंटेंट्स कवर करेंगे वो है टॉर्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के 3 मोड होते हैं, लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन एंड हाई स्लिप रीजन। अब सबसे पहली बात है कि टॉर्क इक्वेशन होती क्या है। द टॉर्क produced by the three phase induction motor depends upon the following 3 factors। 3 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटर करंट, सेकेंडली फ्लक्स विच इज इंटरैक्ट रोटर एंड थ्री फेस इंडक्शन मोटर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग EMF in the rotor part of the induction motor, lastly power factor of the rotor। ये 3 जो है, फर्स्ट जो हमारा आता है रोटर करंट, जब 3 फेज सप्लाई जब स्टेटर को दी जाती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, रोटर के कंडक्टर कट होते हैं, इससे EMF प्रोड्यूस होता है और रोटर कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण उनमें करंट होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड I2 और जो सेकेंडरी फ्लक्स जो phi2 होता है वो, और cos phi पावर फैक्टर। अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो टॉर्क की इक्वेशन बनती है T इज प्रोपोर्शनल टू द phi I2 cos phi 2। T इज इक्वल टू द K phi I2 cos phi 2। K इज अ कांस्टेंट, phi है फ्लक्स पर स्टेटर पोल, I2 है रोटर करंट एंड एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, phi 2 एंगल बिटवीन रोटर EMF एंड रोटर करंट, K इज अ कांस्टेंट। Now let E2 rotor EMF at stand still condition। जो रोटर EMF है उसको E2 लिया हुआ है which is proportional to the phi, क्योंकि वो phi जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना E2 प्रोड्यूस होगा, तो phi की को हम रिप्लेस करके हम E2 लिख सकते हैं, तब हमारी इक्वेशन आएगी T is proportional to the E2 I2 cos phi 2, और इसको हम लिख सकते हैं T is equal to K1 E2 I2 cos phi 2। This is the normal torque equation of three phase induction motor। अब हमको इसमें 2 टॉर्क होते हैं, एक तो स्टार्टिंग टॉर्क जब मोटर स्टार्ट होना शुरू करती है, दूसरा होता है रनिंग टॉर्क जब मोटर अपना रनिंग में आ जाती है। The torque developed at the instant of starting of a motor is called starting torque। Starting torque may be greater than the running torque, in some case it may be lesser। ये स्टार्टिंग टॉर्क कुछ केसेस में तो कम होता है, पर ज़्यादातर क्या होता है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब हमने जो इक्वेशन कंबाइन करी थी, टॉर्क इक्वेशन हमारी आई थी T इज इक्वल टू K1 E2 I2 cos phi 2, ये हमारी इक्वेशन आई थी। अगर हम रोटर रेजिस्टेंस R2 और रोटर रिएक्टेंस X2 कंसीडर करें तो जो इम्पीडेंस आएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल से हम निकालेंगे तो वो आएगा Z2 इज इक्वल टू R2 का होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। दिस इज द रोटर इम्पीडेंस ऑफ पर फेज एट स्टैंडर्ड स्टिल कंडीशन। तब देन I2 की वैल्यू क्या होती है E2 अपॉन Z2, तो E2 Z2 हमने अभी निकाला था, तो R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, cos phi 2 होता है R2 अपॉन Z2, तो R2 इसमें और Z2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर आएगा। तब ये स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, हम जब वैल्यू पुट कर देंगे I2 की और cos phi 2 की वैल्यू इसमें रख देंगे, तब हमारी इक्वेशन ये आएगी K1 E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 3 अपॉन 2 पाई NS सिंक्रोनस स्पीड से मानते हैं तो ये हमारा E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, इट इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क की मैक्सिमम कब होगा, if supply voltage V is constant then the phi and E2 both remain constant, hence तो T स्टार्टिंग टॉर्क होगा हमारा K2 इज इक्वल टू R2 अपॉन X2 स्क्वायर। ये हमारा
स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन बनेगी। जब हम इसको TST को डिफरेंशिएट करके इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तब हमारी इक्वेशन आएगी R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2R2 स्क्वायर, विच इज x2 स्क्वायर इज x2 इज इक्वल टू R2। मतलब मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क ऑब्टेन करने की कंडीशन होती है जब रोटर रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द रोटर रिएक्टेंस। ये दोनों रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जब बराबर आ जाएंगे तब मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क हमारा होगा। अब बात करते हैं टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। अब मोटर स्टार्ट हो गई, जब रनिंग कंडीशन में मोटर आ जाती है तब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है वो हम डिराइव करेंगे। स्टार्टिंग टॉर्क इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्शन मोटर व्हेन इट इज स्टार्टेड। वी नो दैट एट द स्टार्ट the rotor speed n is 0। जब रोटर जब स्टार्ट होता है तब इसकी जो स्पीड होती है रोटर की वो क्या होती है, 0 होती है। T is proportional to phi I r cos phi 2। E2 रोटर EMF पर फेस अंडर रनिंग कंडीशन SE2, क्योंकि जब रोटर रन करना शुरू कर देता है तब हमारी स्लिप प्रोड्यूस हो जाती है। स्लिप क्या है? स्लिप सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और रोटर की स्पीड में जो डिफरेंस होता है उसको स्लिप बोलते हैं। वो क्योंकि अब रोटर रनिंग कंडीशन में तो स्लिप इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, तो E2 जो हमारा रोटर EMF है वो SE2 के बराबर हो जाएगा। IR इज अ रोटर करंट पर फेज under running condition। reactance per phase under running condition will be SX2, क्योंकि अब रनिंग कंडीशन में स्लिप है तो जो reactance भी क्या होगी, S टाइम्स हो जाएगी। अब हम IR निकालेंगे तो ER अपॉन ZR, तो इसमें ये वैल्यू रख दी, Z की वैल्यू निकाली, cos phi 2 की वैल्यू निकाली, तो हमारी क्या है R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ इम्पीडेंस अब क्या है हमारा, इसमें एक नई स्लिप टर्म भी जुड़ गई है, R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर हो गया। अब T इज प्रोपोर्शनल टू था, अब इसमें K एक कांस्टेंट K phi as E2 R2 ये हो गया। अब phi is proportional to the E2, क्योंकि rate of change of flux according to the Faraday's law is rate of change of flux is called EMF which is E2। तो K1 is as E2 square R2, वही फिर K1 की वैल्यू 3 2 pi ns पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये नया as E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। दिस इज द टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन हमको मिल जाएगा, क्योंकि बस इसमें और स्टार्टिंग टॉर्क में ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा टॉर्क होता है वो एस टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन मैक्सिमम एट द वैल्यू ऑफ स्लिप which makes rotor reactance per phase equal to the rotor resistance per phase। जब R2 is equal to SX2 होगा तो रनिंग टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा। The torque will be running maximum when slip is equal to R2 upon X2, या हम कह सकते हैं R2 is equal to SX2। तब हमारी जो टॉर्क इसकी रनिंग टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन क्या थी, मैक्सिमम R2 शुड बी इक्वल टू द X2। अब टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू ड्रॉ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। 3 पॉइंट होते हैं, 3 हम इसमें स्पीड्स को कंसीडर करते हैं, स्लिप की पोजीशंस को कंसीडर करेंगे। जब S इज इक्वल टू 0 होगा तब T इज इक्वल टू भी 0 होगा। when rotor speed very nearly synchronous speed, when the slip is very low तो SX2 will be very low and R2 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा T is proportional to the S। ये इसमें हम ले रहे हैं तो ये इसमें X2 का जो पार्ट है वो SX2 वाला पार्ट हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि S की वैल्यू बहुत कम है तो स्क्वायर की टर्म में आकर और भी कम हो जाएगी तो इट विल बी नेग्लेक्टेड। then therefore T is proportional to the S। पहली कंडीशन है T जब S 0 है तो T 0 है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम सेकंड मीडियम उस पर पहुंचते हैं तो T is proportional to the S। अब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला curve। For the immediate value of the slip, the graph changes from the one form to the other. Thus, it passes through the points of maximum torque when R2 is equal to SX2. The maximum torque developed in the induction motor is called pull-out torque or breakdown torque. This torque is a measure of the short time overloading capacity of the motor.
इसको इसका जो कर्व है वो जो फॉर्म आएगी उसकी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म आएगी, और इसका जो हम स्टार्ट करेंगे स्लिप को वो 0 से लेके इसकी मैक्सिमम पोजीशन तक लेके जाएंगे, और उसमें एक पोजीशन पर इसका एक स्लिप पर इसका जो टॉर्क मैक्सिमम होगा वो R2 इज इक्वल टू XX2 वाली कंडीशन पर मैक्सिमम होगा। इस मैक्सिमम टॉर्क को ही पुल आउट टॉर्क या ब्रेक डाउन टॉर्क कहते हैं। अब ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी। इसके 3 रीजन बताएं, लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन। The torque slip characteristics divided roughly into 3 regions. They are given below: low slip region, medium slip region, and high slip region. And this is the torque equation under running condition. अब पहली चीज है लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन S is equal to 0. At the synchronous speed S is equal to 0, therefore the torque is 0 when the speed is very near to the synchronous speed. The slip is very low, SX2 is negligible in the comparison of R2, therefore T is equal to K1 upon R2, then T is proportional to the S. Lower slip region K2 upon R2, from the equation 1 above it clearly that torque is proportional to the slip. Hence the normal working region of the motor, the value of the slip is small. The torque slip curve is straight line. इसमें क्योंकि T is proportional to the S है तो इसकी जो characteristics आएगी वो क्या आएगी, हमारी straight line आएगी। अब क्या मीडियम है, मीडियम स्लिप रीजन। as the slip increases the speed of motor decreases with the increase in the load. The term SX2 become large, the R2 square may be neglected in comparison with the term SX2 square, and the torque equation will become shown that T is equal to K3 R2 upon SX2 square. At the standstill condition torque is inversely proportional to the slip, क्योंकि ये R2 constant है, ये भी हम इसको भी कांस्टेंट मान सकते हैं, तो 1 अपॉन एस जो T इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन एस हो जाएगी। Beyond the maximum torque point, the value of torque start decreasing. As a result, the motor slow down and stops. मोटर रुक जाएगी अब इसके बाद जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाती है ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद में। At this stage, the overload protection must be immediately disconnect the motor from the supply to prevent the damage due to the overheating of the motor. इस समय जब हमारी मोटर स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तब मोटर का प्रोटेक्शन है, इसमें जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है मोटर को डिस्कनेक्ट कर देगा और मोटर को ओवरहीट से डैमेज होने से बचा लेगा। द मोटर ऑपरेट्स फॉर द वैल्यू ऑफ स्लिप बिटवीन S is equal to 0 to S is equal to SM. SM is a maximum torque, जहां पर होगा उस पर स्लिप की वैल्यू होगी, जहां मैक्सिमम टॉर्क की जो होगा वो स्लिप वो वैल्यू जहां पर जिस स्लिप की वैल्यू पर मैक्सिमम टॉर्क होता है उसे हम SM कहते हैं, where the SM is the value of the slip corresponding to the maximum torque. For a typical induction motor, the pull-out torque is 2 to 3 times of the rated load current. The starting torque is about 1.5 times the rated full load current. अब ये कर्व है, इसमें पहली चीज हमने R23, R22, R21 ये हमने कांस्टेंट R की वैल्यू ली है। पहला ये है R21, R2 और R22 और R24, हम ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। R23 इज अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या है, पहली चीज जब TS 0 है तो T विल बी 0, दोनों यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। जब फिर उसके बाद में जैसे जैसे स्लिप बढ़ती जाती है वैसे वैसे T इज प्रोपोर्शनल टू द S, क्योंकि जो SX2 वाली टर्म क्या होता है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और T इज प्रोपोर्शनल टू द S। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन कर्व है। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन आ गई जहाँ पर कि R2 इज इक्वल टू SX2 है। अब इसके बाद ये ब्रेक डाउन वोल्टेज या पुल आउट वोल्टेज हो जाता है, इसके बाद मोटर हमारे ब्रेक डाउन रीजन में आना शुरू हो जाती है। अब जो हम देख रहे हैं जो वर्किंग रीजन है वो SM मैक्सिमम और ये S1 ये यहाँ तक है, ये वर्किंग रीजन है इसका। यहाँ से लेके किसी भी इसके स्ट्रेट लाइन तक हम इसको मोटर को काम में ले सकते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इसका स्ट्रेट लाइन है और ये मैक्सिमम है, यहाँ तक हम इसको काम में ले सकते हैं। और ये इसके R2, R22, R21 इन सब पर R21 पर कम है, स्ट्रेट लाइन पहले ही आ गई।
और R22 पर फिर उसके बाद इसका वर्किंग रीजन बढ़ गया, R23 पर और भी बढ़ गया, R24 पर जो वर्किंग रीजन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेट लाइन जो इसका स्ट्रेट लाइन कर्व है वो इंक्रीज हो जाता है और ये इसका वर्किंग रीजन कहलाता है।